हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्थ पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी क्लास की सीरीज में पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की कुछ पावर्स के बारे में, ठीक है, जो कि आर्टिकल 53 में लिखा गया है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी पावर्स का यूज स्वयं या फिर अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी को कौन कौन सी पावर्स मिली हुई है। सबसे पहले है कार्यपालिका की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें कौन कौन सी पावर है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। मैंने आपको जब प्रधानमंत्री पढ़ाए थे यानी कि मंत्री परिषद जब प्रधानमंत्री पढ़ाए थे तब बताया था कि जो पीएम है और जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, काउंसिल के जो मिनिस्टर होंगे उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, कैग हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑडिटर जनरल जो हो गए इंडिया के, उसकी जो नियुक्ति है वो भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। यूपीएससी के हेड हो गए, मेंबर हो गए, वित्त आयोग के मेंबर हो गए, हेड हो गए, उन सब की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, आगे है अंतरराज्य जो परिषद है, ठीक है, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है, जो दो राज्य या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद है अगर उन्हें सुलझाने के लिए या फिर सहयोग के लिए जिस काउंसिल का गठन किया जाता है, इसका जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 263 यानी कि 263 में इसका बताया गया है अंतरराज्य परिषद के बारे में। इसका गठन भी कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, फिर है वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग हो गया हमारा, एससी एसटी ओबीसी ये जितने भी आयोग है इनका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र हो गए, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। कोई राज्य है, किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना है यानी कि शेड्यूल एरिया अगर घोषित करना है तो वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कोई भी अनुसूचित क्षेत्र हो गया या फिर जनजातीय क्षेत्र हो गया, उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, अब अगली पावर है विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति, सबसे पहली बात, संसद का क्या है, वो अभिन्न अंग है। हमें पता है संसद के हमारे टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग है। उसकी उपस्थिति या फिर उसका होना हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकेंड हम बात करेंगे विधेयक पर साइन। विधेयक पर अगर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे यानी कि कोई भी बिल अगर संसद से पास हो गया तो राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक नहीं बन सकता, यानी कि वो विधेयक पारित नहीं होगा। उस पर राष्ट्रपति की साइन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ विधेयक है जिन पर उनकी राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है, वो कौन कौन से होंगे। एक होगा हमारा धन विधेयक यानी कि मनी बिल, और दूसरा है अगर हमें किसी भी स्टेट की जो सीमा है उसमें अगर परिवर्तन करना है या फिर किसी स्टेट का निर्माण करना है, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ऐसे ही हमें किसी स्टेट का निर्माण करना है तो उसके लिए भी हमें राष्ट्रपति की अनुमति की पहले जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वो बिल संसद में पेश होगा। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश जारी होता है उसको जारी करने की शक्ति भी किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि जो भी ऑर्डिनेंस अगर पारित करना है तो वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। अध्यादेश कब जारी होता है, जब संसद में कोई सत्र न चल रहा हो और किसी बिल की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, ठीक है, किसी बिल को पास कराना जरूरी हो, तो राष्ट्रपति 123 के तहत क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। फिर हमारा सत्रावसान या फिर विघटन, किसी सत्र का सत्रावसान करना हो यानी कि प्रोरोगेशन करना हो, विघटन यानी कि डिसोल्यूशन करना हो, या फिर आहूत यानी कि कॉलिंग करनी हो, किसी सत्र को बुलाना हो, सत्रावसान करना हो या फिर विघटन करना हो, वो भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। आपको मैंने बताया था कल भी कि सत्रावसान में क्या होगा, सत्रावसान में सत्र की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि अगर सत्रावसान हो गया तो उसके बाद फिर नया सत्र स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि बजट सत्र, अगर बजट सत्र खत्म हुआ है तो उसके बाद फिर मानसून सत्र ही स्टार्ट होगा। विघटन का मतलब है कि अगर किसी भी सत्र का विघटन कर दिया गया तो उसके बाद फिर नई लोकसभा का गठन होगा। राज्यसभा का हम विघटन नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो उसके बाद फिर नई लोकसभा चुनकर आएंगी, यानी कि नए सदस्य को पहले चुनाव होगा, उसके बाद ही सत्र स्टार्ट होगा, यानी कि संसद में फिर सत्र बुलाया जाएगा। और आहूत करना आपको पता है, किसी भी सत्र को बुलाना। और याद रखिएगा वित्तीय वर्ष में जो पहला सत्र बुलाया जाएगा उसे संबोधित भी कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगली पावर है फाइनेंशियल पावर। इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल
267 यानी कि 267 जो आर्टिकल है उसके तहत जो आकस्मिक निधि का प्रावधान है उसमें से अगर हमें धन निकालना है, यानी कि उसमें से अगर कोई भी निधि निकालनी है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए कि राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। देखो ये जो आकस्मिक निधि है यानी कि जो कंटिजेंसी फंड है ये कब निकाला जा सकता है, इसमें से अगर देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा की सिचुएशन हो यानी कि इमरजेंसी में इसमें से धन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसके लिए अनुमति किसकी चाहिएगी? राष्ट्रपति की। फिर हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत होता है संसद में, जिसका जो प्रावधान है वो 112 में किया गया है। बेसिकली हम उसे सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसमें 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये भी किसके निर्देशन में संसद में पेश होता है? वो प्रेसिडेंट के निर्देशन में, ठीक है। अगला ही हमारी जो राष्ट्रपति की पावर है वो है जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्ति। इसमें क्या है, जब मैंने आपको आर्टिकल 72 पढ़ाया था उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, सजा का रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, या फिर विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, उसकी सजा को घटाया बढ़ा सकते हैं। दूसरी पावर है इनकी जुडिशियल पावर के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, उसे मानने या फिर ना मानने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह मिली है उससे राष्ट्रपति के ऊपर क्या नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगली पावर है राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के तहत इन्हें पावर मिली हुई है कि ये क्या होंगे, तीनों सेनाओं के हेड होंगे। यानी कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई फैसला लेना हो, थल सेना को, वायु सेना को या फिर जल सेना को, उनके हेड कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। राष्ट्रपति की अनुमति से क्या ले सकते हैं, वो बड़े फैसले ले सकते हैं, ठीक है। आपात स्थिति की इनकी पावर की बात करेंगे, यानी कि इमरजेंसी पावर क्या क्या मिली हुई है राष्ट्रपति जी को, उसमें है आर्टिकल 352 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय आपात का, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है देश में? 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। 1962 और 71 में युद्ध की स्थिति में आपात लगा था। इसमें क्या चल रहा था उस टाइम पे? युद्ध चल रहा था। और 1975 की बात करेंगे तो इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया था? उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया फिर 44वें संविधान संशोधन से, क्योंकि इन्होंने जो उस टाइम पे आपको पता है जब राष्ट्रीय आपात लगा था 1975 में, तो उसी की वजह से जो इंदिरा गांधी जी थी फिर उनका तख्ता पलट हुआ था, यानी कि उन्हें हटा दिया गया था, चुनाव हुए थे दोबारा। उस टाइम पे ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी देश की। अब आपको पता होगा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन इसी से बनेगा। ये जो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी वो हुई थी 25 जून को, ठीक है। 25 जून को इमरजेंसी लागू हुई थी। तो 25 जून 2024 से अभी जो सरकार है उसने मनाने की घोषणा की है संविधान हत्या दिवस। याद रखिएगा अब 25 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? संविधान हत्या दिवस। और कब से इसकी घोषणा की गई है? 25 जून 2024 से सरकार ने घोषणा की है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की। और आंतरिक अशांति शब्द को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। क्या हटाया गया? आंतरिक अशांति, ठीक है। आंतरिक अशांति को छोड़कर क्या शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 1978 में। बेसिकली ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो भी सरकार को गलत लगे थे इनके परिणाम जो उसमें चेंज किए गए थे संविधान में, उन्हें बदलने के लिए ही 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अगली पावर मिली हुई है राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 356 के तहत, वो है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में या फिर अपने राज्य में प्रशासन करने में विफल रहता है या फिर वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग वो प्रशासन करने में विफल रहता है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस राज्य को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बेसिकली फिर वहां पर किसका शासन हो जाएगा? सेंटर का, ठीक है। आर्टिकल 360 के तहत कहा गया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में है कि अगर किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में अगर वित्त की कमी या फिर वित्तीय आपातकाल की स्थिति अगर होगी तो उसकी जो पावर है वो भी किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अब तक देश में आजादी के बाद से कभी ऐसा स्थिति नहीं आई है। अगली जो पावर है राष्ट्रपति जी की वो है वीटो पावर, ठीक है। आर्टिकल 111 में कहा गया है वीटो पावर के बारे में।
राष्ट्रपति जी के पास वीटो के संबंध में क्या शक्ति है कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आया है संसद से पास होकर, तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी सहमति देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति या तो उस पर सहमति देंगे या फिर क्या करेंगे, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है पुनर्विचार के बाद अगर सदन दोबारा राष्ट्रपति जी के पास वो बिल भेज देता है तो राष्ट्रपति क्या है फिर उस पर साइन करने के लिए बाध्यकारी होंगे, ठीक है। और थर्ड हमारी बात है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे अपने पास रोक सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने टाइम तक अपने पास रखना है। याद रखिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकते, ठीक है। धन विधेयक अगर राष्ट्रपति जी के पास आया है तो उस पर पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटाएंगे, उस पर क्या होगी, उन्हें साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति जी की पहले ही अनुमति हमें लेनी पड़ती है, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे, उस पर अपने साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगली पावर है राष्ट्रपति जी की संवेग की शक्ति। इसमें आपको मैंने बताया था जब प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ाया था कि अगर किसी भी दल के पास बहुमत नहीं होता है, ठीक है, कोई भी दल अगर जीत कर आया उस पर अगर बहुमत नहीं है यानी कि 50% +1 वोट अगर किसी के पास नहीं है तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति जी जो गठबंधन के नेता जिसे चुन लिया जाता है, जो सबसे बड़ा गठबंधन होगा उसे राष्ट्रपति जी पीएम नियुक्त करते हैं। और दूसरी बात, अगर लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे या फिर उपाध्यक्ष होंगे उनका पद अगर खाली हो गया, यानी कि दोनों का पद अगर खाली हो गया, स्पीकर का भी और उपाध्यक्ष का भी, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने ही विवेक से लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा का स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने राष्ट्रपति जी की पावर्स के बारे में पढ़ा, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, वीटो पावर या फिर इमरजेंसी पावर, इनकी सारी पावर्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम दूसरे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।